नमस्कार प्यारे साथियों, रोजगार एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग ICAR टेक्नीशियन के लिए फ्रेंच रेगुलेशन की सेकंड लेक्चर को कवर करने वाले हैं। क्योंकि साथियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी देखी थी, उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो साथियों, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है इसके पहले वाला, तो उसको ज़रूर देखें। साथ ही इस वीडियो को भी देखें, आपका रिवीजन हो जाएगा और गारंटी के साथ आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर पहला है, लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? तो लुई 16वां बुर्बो राजवंश से संबंधित था। किस राजवंश से? बुर्बो राजवंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा? लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा? तो कब बैठा है? सन 1774 में। और उस समय उसकी आयु कितनी थी जब वह फ्रांस की गद्दी पर बैठा था? तो उस समय उसकी आयु 20 साल थी। कब कितनी थी साथियों? 20 साल थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी सिलेक्टेड हैं और पेपर में निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वां का विवाह किसके साथ हुआ था? तो लुई 16वां का विवाह किसके साथ हुआ था साथी? लुई 16वां का विवाह हुआ था मेरी एंटोनिएट के साथ, जो कहाँ की रहने वाली थी? ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है साथियों? वियना है। वियना किस नदी के किनारे बसा है? वियना डैन्यूब नदी के किनारे बसा है। यहीं पर एक प्रमुख मुख्यालय है जिसे हम ओपेक कहते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, उग्र भीड़ ने बास्तील के किले पर धावा कब बोला? साथियों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है कि फ्रांसीसी क्रांति कैसे शुरुआत हुई, उसके क्या कारण थे, उसका क्या परिणाम हुआ, उसके बारे में सब कुछ देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उसको भी देखिए और इसको भी देखिए। निश्चित तौर पर आप फ्रांसीसी क्रांति से एक भी क्वेश्चन गलत करके पेपर में नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है, उग्र भीड़ ने बास्तील के किले पर धावा कब बोला? तो धावा कब बोला है साथियों? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, आप लोगों से एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी आपके साथी ICAR का फॉर्म भरे हैं, सोशल साइंस बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं और जगह पढ़ भी रहे होंगे, लोग अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी अब कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरे स्टेट के लोग वर्षा के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। कब जमा हुए थे? 20 जून 1789 ईस्वी को। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा ऐसे ही, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना की थी, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की थी? रूसो ने की थी। यह फ्रांस का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट जनरल की बैठक में तीसरे स्टेट के कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे साथियों? 600 सदस्य थे। और फर्स्ट स्टेट से कितने थे? फर्स्ट स्टेट से साथी 300 थे और सेकंड स्टेट से भी आपके 300 सदस्य थे, लेकिन थर्ड स्टेट से पूछ रहा है तो 600 सदस्य थे, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा? यहाँ पर 2 बार लिस्ट का है, कर दीजिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा? तो कब बैठा साथी? 1804 ईस्वी में वह फ्रांस का सम्राट बना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लुई 16वें ने नए करों के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। ये वही बैठक बुलाई थी जिसमें फर्स्ट स्टेट से 300 लोग, सेकंड स्टेट से 300 लोग और थर्ड स्टेट से 600 लोग इकट्ठा हुए थे। और उसमें थर्ड स्टेट वाले इसलिए संतुष्ट नहीं होते हैं क्योंकि सभी स्टेट से एक एक लोगों को मत देने का अधिकार था और फर्स्ट और सेकंड वालों का मत 2 हो जाता था और इनकी पार्टी से मत 1 होता था। इसलिए थर्ड स्टेट वाले मांग करने लगे कि हमें सभी लोगों को मत कराना है, सभी लोगों को मत का अधिकार दें, वोट देने का अधिकार दें। तो यह सभा कब बुलाई गई थी साथियों? 5 मई 1789 ईस्वी को। मैं कह रहा हूँ आपसे, आप इसके पीछे वाला वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहता है, मतलब पूरा आपको पढ़ाया जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। 5 मई 1789 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1804 ईस्वी में किसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया? 2 बार क्वेश्चन आ गया, नेपोलियन बोनापार्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्या है?
फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? मताधिकार फ्रांस की महिलाओं को, जैसा कि आप लोग पिछले लेक्चर में देखेंगे, तो उसमें सिर्फ 25+ पुरुषों को ही पहले मताधिकार प्राप्त था और इन्हें सक्रिय नागरिक कहा जाता था और इनके पास धन होता था। लेकिन फिर नई सभा बनती है, उसमें 21+ पुरुषों को मताधिकार प्राप्त होता है और चाहे उनके पास धन हो या ना हो, लेकिन स्त्रियों को अब मताधिकार नहीं प्राप्त होता है। सन 1945 ईस्वी में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, कब किया गया था? सन 1848 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों सभी इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके सामने उसे लाऊं। आपका काम है इसे अवेल करना। आप अवेल कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रांस के राष्ट्रीय गान को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? मार्सिले नाम से जाना जाता है। और इसके लेखक कौन थे? राजेट डी लाइल। राजेट डी लाइल इसके लेखक थे और मार्सिले नाम से फ्रांस का राष्ट्रगान जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैकोबियन क्लब के नेता का नाम लिखिए। जैकोबियन क्लब का नेता कौन था साथियों? तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। इसकी भी कहानी हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ी है। आप अगला लेक्चर देखिए, आपको MCQ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुई 16वें का निवास स्थान कहाँ था? लुई 16वें का निवास स्थान कहाँ था साथियों? तो ट्यूलेरियो के राजमहल में लुई 16वां रहता था, जिसे कि उग्रपंथी जैकोबियन के नेतृत्व में जिसको कि आक्रमण किया गया और लुई 16वें को वहाँ से बंदी बना लिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक करों को किस नाम से जाना जाता था? तो धार्मिक करों को टाइथ नाम से जाना जाता था। टाइथ कौन लेता था? फर्स्ट स्टेट के लोग थर्ड स्टेट के लोगों पर टाइथ लगाते थे और टैले नामक कर सेकंड स्टेट वाले थर्ड स्टेट पर लगाते थे। बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, मॉन्टेस्क्यू ने किस ग्रंथ की रचना की थी? मॉन्टेस्क्यू ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो द स्पिरिट ऑफ द लाज। द स्पिरिट ऑफ द लाज। और एक लेखक और हैं साथियों, उनको भी देख लेंगे, वाल्टेयर। वाल्टेयर ने क्या लिखा है? लेटर्स ऑन द इंग्लिश। क्या लिखा है साथियों? लेटर्स ऑन द इंग्लिश। लेटर्स ऑन द इंग्लिश किसने लिखा है? तो वाल्टेयर ने लिखा है। और इन्होंने चर्च की बुराइयों की तुलना बदनाम वस्तु से की है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से हैं? तो नीला, लाल, सफ़ेद। नीला, लाल, सफ़ेद। नीला, लाल, सफ़ेद ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की रचना है। इसमें जॉन लॉक ने राजा के निरंकुश शासन का चित्रण किया है। किस प्रकार राजा वहाँ की जनता को किस प्रकार उन पर कर बढ़ाता है, कैसे जनता वहाँ की इतने दुखों को सहती है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है इस बुक में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल फ्राई जीवन टोपी फ्रांस में किसका प्रतीक था? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है इसका क्या हो जाएगा साथियों? दासों द्वारा स्वतंत्र होने पर। जैसे जब दास को बंदी बनाया जाता था तो उन्हें दूसरा कपड़ा दिया जाता था, दूसरी टोपी जो भी हो, लेकिन जब उन्हें आज़ाद कर दिया जाता था तो उसका एक प्रतीक दिया जाता था। लाल फ्राई जीवन टोपी लाल कलर की होती थी, जो दासों द्वारा स्वतंत्र होने पर पहनी जाने वाली टोपी थी। तो लाल फ्राई जीवन टोपी फ्रांस में किसका प्रतीक था? तो दासों द्वारा स्वतंत्र होने पर पहनी जाने वाली टोपी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लिब्रे लिखा है साथियों, यहाँ पर लिब्रे होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। लिब्रे उस समय कहाँ क्या थी? फ्रांस की मुद्रा थी, जो कि 1794 में समाप्त कर दी गई। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांस की मुद्रा लिब्रे कब समाप्त की गई? तो 1794 में की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, गिलोटिन क्या है? गिलोटिन क्या था? गिलोटिन तो क्या था साथियों? 2 स्तंभों और एक फरसे से बना यंत्र जिससे किसी का सिर कलम किया जाता था। किससे?
जिससे किसी का सिर कलम किया जाता था उसे गिलोटीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गिलोटीन, जिससे किसी का सिर कलम किया जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? वाटरलू के मैदान में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं साथियों। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब और कहाँ हुई? सन 1821 में, जब नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय वाटरलू में हो जाती है 1815 में, तो उसे सेंट हेलेना द्वीप पर रख दिया जाता है, जिसका निर्वासन के समय 6 वर्ष बाद 1821 में निधन हो जाता है साथियों। और अगर आप थ्योरी भी देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे, MCQ भी देखेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आगे वाले में भी कुछ ज़्यादा बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस साथियों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें, अपनी राय दें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।